हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं केमिस्ट्री के एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर के किस पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग ड्रॉबैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है उन एटॉमिक मॉडल में से किसी एक एटॉमिक मॉडल को मैं उठाऊंगा और उसके ड्रॉबैक्स मीन्स दोषों की चर्चा करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं बोर एटॉमिक मॉडल के दोषों के बारे में या बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉबैक्स एक्चुअली बोर एटॉमिक मॉडल का जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट था वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये मैं पहले के टॉपिक्स में चर्चा कर चुका हूं, इसलिए इस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही बोर एटॉमिक मॉडल का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सबसे बड़ा दोष उभर करके आया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था, तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू nh बार, जहां पर h आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये h बार क्या है, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट है। रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट मींस h बार इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया, बोर साहब ये बता नहीं पाए। यानी कि अपने द्वारा दी गई थ्योरी के बारे में पूछने पर कि ये बोर साहब आपने थ्योरी कहां से लाई या ये आपने फॉर्मूला या रिलेशन कहां से लाया, ये बोर साहब खुद ही नहीं बता पाए, इसलिए ये ड्रॉबैक हो गया। तो आप लोग को ये ड्रॉबैक समझ में आ गया होगा कि मतलब ये रिलेशन या थ्योरी कहां से आई, बोर साहब खुद ही नहीं बता पाए। दूसरा इनका ड्रॉबैक क्या था, दूसरा क्या ड्रॉबैक था कि ये फाइन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। फाइन स्पेक्ट्रम क्या था, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। फाइन स्पेक्ट्रम क्या था, आप लोग वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा। फाइन स्पेक्ट्रम क्या था, एक्चुअली रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि रदरफोर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। मतलब जब एटम का स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसमें पतली पतली लाइनें दिखाई दी। पतली मतलब कह सकते हो थोड़ी थिक लाइनें दिखाई दी। ये एटम का लाइन स्पेक्ट्रम था जो कि रदरफोर्ड साहब का ड्रॉबैक था। और एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो फाइन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है जिसमें थिक लाइनें दिख रही हैं, बहुत सारी लाइनें दिख रही हैं। ठीक है, और फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और हाई रिजॉल्विंग टेक्निक से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या हाई रिजॉल्विंग टेक्निक से देखते हैं तो इस लाइन स्पेक्ट्रम में जो ये एक थिक लाइन है ये बहुत सारी पतली लाइनों से मिलकर बनी रहती है। ये जो एक थिक लाइन है ये और भी बहुत सारी पतली लाइनों से मिलकर बनी है, और भी बहुत सारी पतली लाइनों से मिलकर बनी है। तो ये जो लाइनें हैं जिसमें थिक लाइनें दिखती हैं, यानी थिक लाइनें बहुत पतली लाइनों से मिलकर बनी है। फिर से सुनिए, ये थिक लाइनें बहुत सारी पतली लाइनों से मिलकर बनी है। कब पता चला, जब हम इस थिक लाइन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या हाई रिजॉल्विंग टेक्निक से देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइन स्पेक्ट्रम हो जाता है। फाइन स्पेक्ट्रम। तो जब बोर साहब से पूछा गया कि ये एक मोटी लाइन, थिक लाइन इतनी पतली लाइनों से मिलकर कैसे बनी है, तो बोर साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बोर साहब नहीं बता पाए, और नहीं बता पाने की वजह से ये इनका क्या हो गया, एक ड्रॉबैक हो गया। हाँ, तो अगर मान लीजिए आप लोग को ये जानना है कि ये फाइन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, तो बाद में बोर साहब के बाद एक और एटॉमिक मॉडल आया जिसको हम लोग बोलते हैं सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम पतली लाइनों के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे तो सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल की हेल्प से दे सकते हैं। कैसे, सोमरफेल्ड साहब ने क्या कहा कि सेल के अंदर सबशेल होते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड साहब सबशेल का कॉन्सेप्ट नहीं बता पाए थे।
ठीक है, रदरफोर्ड साहब सिर्फ और सिर्फ सेल का ही कॉन्सेप्ट बता पाए थे। तो सेल के अंदर सब शेल होते हैं, ये किसने बताया? सोमरफेल्ड साहब ने। थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे अगर मैं न्यूक्लियस इसको लेता हूं, न्यूक्लियस है और इसके बाहर अगर ये एक शेल है, एक और शेल है, एक और शेल है और एक और शेल है सपोज करें, तो ये एक शेल बहुत सारे सबशेल से मिलके बनता है। ये एक सेल में बहुत सारे सबशेल होते हैं, ये एक सेल में बहुत सारे सबशेल होते हैं, एक शेल में बहुत सारे सबशेल होते हैं। क्या मैंने बोला? एक शेल में बहुत सारे सबशेल होते हैं। तो जरा समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे शेल में जाता है और वापस दूसरे शेल से पहले शेल में आता है, तब आपका एनर्जी इमिट होती है और वो स्पेक्ट्रम में लाइनें दिखती हैं। तो समरफील्ड साहब का कहना था कि ये फाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, तो इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सबशेल से, ध्यान से सुनिएगा, किस शेल के किस सबशेल से जंप करेगा और किस शेल के किस सबशेल में जाएगा। फिर से सुनिए, आई एम गोइंग टू रिपीट माय वर्ड्स अगेन। इलेक्ट्रॉन किस शेल के किस सबशेल से जंप करेगा और किस शेल के किस सबशेल में जाएगा, इस पे डिपेंड करता है फाइन स्पेक्ट्रम। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो ये अगर जंप कर रहा है तो एक लाइनें मिल रही है, तो ये लाइनें कब मिलती हैं? जब सेल से शेल में जंप करता है। और किस सेल से किस सबशेल में जंप करेगा, या ऐसे भी कह सकते हैं किस शेल के किस सबशेल से, पूरा ये शेल है, पूरा शेल है और इसमें जो पतली पतली लाइनें दिख रही हैं वो अलग अलग सबशेल में जाने की वजह से दिख रही हैं। तो किस शेल के किस सबशेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस शेल के किस सबशेल में जाएगा, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फाइन स्पेक्ट्रम। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये फाइन स्पेक्ट्रम बनता क्यों है, बट इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब हम सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। फिलहाल ये एक ड्रॉबैक था कि बोर साहब इस फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये दूसरा ड्रॉबैक था। तीसरा ड्रॉबैक क्या था? तीसरा ड्रॉबैक, थर्ड जो ड्रॉबैक था बोर साहब का, वो था क्या कि बोर एटॉमिक मॉडल जो था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये एक्चुअली प्रिंसिपल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मतलब क्या, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी मींस मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन एक ही टाइम पे मींस एट अ टाइम, दोनों के बारे में एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो एट अ टाइम, एक ही टाइम पर हम उसका मोमेंटम और पोजीशन एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर पोजीशन बताने जाएंगे तो मोमेंटम में प्रॉब्लम आ जाएगी कैलकुलेशन में, या मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और अगर मोमेंटम को एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन नहीं बता पाएंगे। मींस अगर देखा जाए तो इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं डेथ ऑफ साइंस। इस प्रिंसिपल के आने के बाद साइंस की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं तो आप लोग भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कि हम लोग एनर्जी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं, रेडियस का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस शेल में है ये हम एग्जैक्ट बताते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता देंगे तो मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, और अगर मोमेंटम कैलकुलेट कर देंगे तो पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। और फोर्थ ड्रॉबैक है बेटा, फोर्थ ड्रॉबैक है ज़ीमान इफेक्ट, ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। अगर देखा जाए तो कैसे हम समझेंगे, अभी हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा जगह की कमी पड़ गई है तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए हिंदी में लिखते हैं पहले ज़ीमान इफेक्ट या ज़ीमैन इफेक्ट, ज़ीमैन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं ज़ीमैन इफेक्ट को थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड में आपको मैं बताऊं तो इसको मैं अगर आधा ग लिख देता हूं तो, और इसको मिटा देता हूं तो मैग्न हो गया ना, मैग्न, मैग्न से क्या बन जाएगा हिंदी में? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। तो बेसिकली होता क्या है इफेक्ट की, जो अगर मान लीजिए कि ये एक आइटम में शेल है बहुत सारे, और अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, सपोज दैट, चलिए मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूं, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन है, ये क्या हो जाती है बेटा? स्प्लिट हो जाती है।
स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है, किसमें, इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जा रही है, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक की वजह से ज़ीमैन इफेक्ट, मींस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। स्पेक्ट्रल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड में टूट जाना क्या कहलाता है, ज़ीमैन इफेक्ट। और अगर मैं ट्रिक की बात करता हूं, टार्क लिखा है हिंदी में, इसको लिखते हैं स्टार्क को, स्टार्क, ये ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलर है ना मिचेल स्टार्क, ये वो स्टार्क नहीं है, ये साइंटिस्ट वाले स्टार्क हैं, ठीक है। तो अगर मैं आधा सौ को हटा के क्या जोड़ देता हूं, ट्रिक जोड़ देता हूं, और ये अपना हटा देता हूं ट्रिक, तो ट्रिक कहां आता है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मीटर क्लास में आ रहा है ना। तो सेम यही डिफिनेशन है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये स्प्लिट होती है किस फील्ड में, तो यहां पर एम की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मींस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन का टूट जाना क्या कहलाता है, स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। और ये सारे के सारे जो ड्रॉबैक्स हैं बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक है, यानी बोर एटॉमिक मॉडल के दोष हैं। और मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में इससे ज्यादा ड्रॉबैक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे, और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उन क्वेरीज को या उन क्या कहते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं दूर कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।